नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम लास्ट ईयर के जो प्रश्न हैं या जो एनसीईआरटी के बेस्ड प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले जो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी की लेंगे और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन होंगे ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि स्टेटमेंट वाइज आपको चीज़ें दी होंगी। और इन्हीं सारी चीज़ों से आप छोटे-छोटे प्रश्न भी मान लिया परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो वो भी आप करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। ठीक है? तो इसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा गया है, एक तरफ हिंदी में लिखा गया है, दोनों आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और 20 क्वेश्चन हम रोज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो 20 क्वेश्चन की जो एक पीडीएफ होगी, वो आपको मिलती रहेगी और ये वीडियो भी आपको एक रोज़ मिलता रहेगा, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे। अगर आप इनको वन लाइनर फैक्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपके ये काफ़ी सारे नंबर ऑफ फैक्ट क्रिएट हो जाएँगे क्योंकि एक प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3-3 स्टेटमेंट ऐसे करके दिए गए हैं। ठीक है? तो प्रश्न ये काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। आप पूरा सेशन देखिए तो आप खुद भी इसका अंदाज़ा लगा पाएँगे। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, ये है ग्लोब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? अब 3 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कथन कौन-सा सत्य है। ठीक है? पहला कथन दिया गया है कि ग्लोब विभिन्न आकारों और प्रकारों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है? अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो ग्लोब्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड टाइप। दूसरा है ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके वास्तविक आकार में दिखाया जाता है। दैट इज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन ऑन ग्लोब्स इन देयर एक्चुअल साइज। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्लोब स्थिर होते हैं और इन्हें घुमाया नहीं जा सकता, यानी ग्लोब्स आर स्टेशनरी एंड कैन नॉट बी रोटेटेड। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। आंसर आपके सामने यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से आप इसके बारे में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है? सर इसमें जो होगा 1 और 2 ये दोनों सही है। मतलब जो ग्लोब्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड टाइप और कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन ऑन ग्लोब इन देयर एक्चुअल साइज। ठीक है? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है कि ग्लोब स्थिर होते हैं और घुमाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं ग्लोब जो होते हैं उनको घुमाया भी जा सकता है, घुमा के ही सारी चीज़ें हम देख सकते हैं वहाँ पे। तो आंसर ए करेक्ट है। यहाँ पे लिखा गया है इसकी व्याख्या कि ग्लोब स्थिर नहीं होते, इन्हें कुम्हार के पहिए या लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है, इसलिए कथन 3 क्या है? गलत है। क्लियर? तो इसमें दूसरा प्रश्न है, ग्लोब में अक्ष एक्सिस क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, एक असली धातु की सुई जो पृथ्वी के अंदर तक जाती है, यानी अ रियल मेटल निडल दैट गोज डीप इनटू द अर्थ। दूसरा ऑप्शन है एक झुकी हुई सुई जिससे ग्लोब को घुमाया जा सकता है, एन इंक्लाइंड निडल दैट कैन बी यूज टू रोटेट द ग्लोब्स। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की असली धुरी जिस पर वह घूमती है, द अर्थ रियल एक्सिस ऑन विच रोटेट्स। और एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, यानी एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू पार्ट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या सही है? तो एक झुकी हुई सुई जिससे ग्लोब को घुमाया जा सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ग्लोब में एक झुकी हुई सुई होती है जिसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। यह पृथ्वी की वास्तविक धुरी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी जो दिया गया है ये करेक्ट है। ठीक है? एन इनक्लाइंड निडल दैट कैन बी यूज टू रोटेट द ग्लोब। प्रश्न संख्या 3 हम देखते हैं। तो ग्लोब में अक्ष के दोनों सिरों पर कौन कौन से ध्रुव स्थित होते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल उत्तर ध्रुव, केवल दक्षिण ध्रुव, उत्तर दक्षिण दोनों ध्रुव या फिर विषुववृत्त। और यहाँ पे विच पोल्स आर लोकेटेड एट बोथ एंड ऑन द एक्सिस ऑफ ग्लोब? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बोथ आर इक्वेटर। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही होगा। ग्लोब में अक्ष के दोनों छोर पर उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव स्थित होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल आर एग्जिस्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए। पहला कथन है विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। दूसरा कथन है विषुवत वृत्त 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। और तीसरा कथन है विषुवत वृत्त से समानांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। देखिए इंग्लिश में थोड़ी सी समस्या होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब देशांतर होता है, और लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश होता है। कई बार प्रश्न में इंग्लिश को ही लिख दिया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके। ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 जो है ये कथन सही है। दूसरा कथन गलत है कि विषुवत वृत्त 90 डिग्री को दर्शाता है।
एक्सप्लेनेशन, विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाता है, न कि 90 डिग्री अक्षांश को। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, द इक्वेटर्स डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, एंड इसका जो करेक्ट होगा कि द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और तीसरा है द लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर आर कॉल्ड क्या, लैटिट्यूड नॉट लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षांश रेखा नहीं है? तो कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच रेखा और विषुवत वृत्त। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैटिट्यूड लाइन? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तो है ग्रीनविच लाइन नहीं है, आप ये सभी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा रेखांश होती है, यानी लॉन्गिट्यूड होती है, जबकि अन्य सभी क्या है, वो लैटिट्यूड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात का परिवर्तन होता है, यानी द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज द चेंज ऑफ डे एंड नाइट, और पृथ्वी का घूर्णन पूरब से पश्चिम दिशा में होता है, तो द रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स प्लेस इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो तो एक ही भाग में हमेशा दिन और दूसरे भाग में हमेशा रात रहेगी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 1 और 3 सही है। तो 1 मतलब द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज द चेंज डे एंड नाइट, तो रोटेशन से ही दिन और रात होते हैं, बिल्कुल सही है। और इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट्स इट वुड ऑलवेज बी डे इन वन पार्ट एंड नाइट इन अदर पार्ट, तो बिल्कुल सही है। इसका जो दूसरा ऑप्शन ये गलत है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पूरब से पश्चिम नहीं होता, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, न कि ईस्ट टू वेस्ट होता है। क्लियर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होते हैं, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, न कि पूरब से पश्चिम। और यदि यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो एक ही स्थान पर हमेशा दिन होगा और दूसरे स्थान पर हमेशा रात होगी, जिससे क्या होगा, जीवन इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है, पृथ्वी 365 से 1/4 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और दूसरा है, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 30 दिनों का होता है। तीसरा है, हर 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर आता है। इसका अगर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आप देखें तो द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365:1/4 डे, और द मंथ ऑफ फरवरी इन लीप ईयर इज ऑफ 30 डेज, और लीप ईयर कम्स वंस इन एवरी 4 ईयर। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, आप इतना तो खैर समझ ही रहे होंगे कि फरवरी का महीना 30 दिनों का कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी 1 और 3 केवल सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पृथ्वी 365 से 1/4 दिनों में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, और लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, ना कि 30 दिनों का, और नॉर्मल डे में 28 दिनों का होता है। और हर 4 साल में एक बार क्या आता है, लीप ईयर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन वह समतल होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है, और पृथ्वी का अक्ष कक्षीय तल से 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाता है। तीसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या होती है, एक समान होती है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताना है कि कौन सा सही है। अगर इसका हम इंग्लिश वर्जन देखें तो लिखा है, ऑर्बिटल प्लेन इन द प्लेन in which the earth revolves around the sun. The axis of the earth makes an angle 66 is to half degree with the orbital plane, and the rotation speed of the revolution speed of the earth are the same. तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए, यहाँ पे केवल 1 और 2 वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति एक समान नहीं होती है। क्या होती है, हम देखते हैं। तो कक्षीय समतल वह समतल होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर से घूमती है, और पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल कितना होता है, 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है और परिक्रमण गति क्या होती है, दोनों अलग अलग होती है, दोनों सेम नहीं होती। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें 1 एंड 2 ओनली होगा, 3 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा जा रहा है। तो यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो जीवन संभव नहीं होगा, यानी इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। और घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, यानी रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, और परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, यानी रिवॉल्यूशन कॉज डे एंड नाइट। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। आपको इसमें से बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। तो
परिक्रमण के कारण दिन रात नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, नॉट रिवॉल्यूशन। ओके, तो दिन और रात के कारण क्या है, रोटेशन है, न कि परिक्रमण है, और परिक्रमण ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। ठीक, तो ऐसे सारे फैक्ट हैं जो इनको आप थोड़ा सा समझेंगे, याद करेंगे। देखिए प्रश्न लगभग, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, उनको याद करने में आपको समस्या होती है। ये बहुत बेसिक फैक्ट हैं और लगभग मुझे लगता है जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसके लिए ये आसान है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। हाँ, कन्फ्यूजन होता है। अब जैसे आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों पता है, लेकिन अब जब उस तरह से प्रश्न में पूछे जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ ठीक है, रोटेशन ही होगा, रिवॉल्यूशन जो होगा वो ऋतु परिवर्तन के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यानी ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी ऑन 22 दिसंबर द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे 1 और 3 सही है केवल। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ेंगी, ये मकर रेखा पर पड़ेंगी, कर्क रेखा पर नहीं पड़ेंगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एक्सपेंशन देखते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, न कि कर्क रेखा पर। और 23 सितंबर को विषुव होता है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुव के दौरान सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और दूसरा है, विषुव के समय पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। और विषुव वर्ष में 2 बार होता है, कब कब, मार्च और सितंबर में। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो इक्विनॉक्स के दौरान सूर्य की किरणें जो इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, इस समय पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। और विषुव वर्ष में 2 बार होता है, 21 मार्च को जिसको हम बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को जिसको हम शरद विषुव कहते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। एट द टाइम ऑफ इक्विनॉक्स द डायरेक्शन the duration of day and night almost equal all over the earth, and equinox occurs twice a year in March and September. कब कब, मार्च सितंबर में, यानी 21 मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अयनांत 21 जून का होता है, दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर का होता है, और अयनांत के दौरान सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका एक्सपेंशन हम देखते हैं। तो उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये 22 दिसंबर है और 21 जून है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरी अयनांत 21 जून के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और तीसरा है, उत्तरी अयनांत के समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। On this day the rays of the sun falls directly on the tropic of Capricorn. एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, न कि मकर रेखा पर, और उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक सूर्य की रोशनी को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दूसरा यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दूसरा ऑप्शन है, इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है, और इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, यानी देखिए
23 सही, 1/2 डिग्री ये दक्षिण है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा के लिए फिर यहाँ उत्तर हो जाएगा, पर सीधी पड़ती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी का मौसम होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1, 2 और 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा दक्षिणी अक्षांश में स्थित है? चंद्रपुर महाराष्ट्र, बेलो हरिजोंटो ब्राजील, नई दिल्ली भारत, टोक्यो जापान। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा है कि जो साउदर्न लैटिट्यूड में स्थित है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो चंद्रपुर जो है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि बेलो हरिजोंटो ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, यानी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल। दूसरा इसमें दिया गया है कि 23½ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 66½ डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल सर्किल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द साउथ पोल। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट नहीं बताना है, गलत बताना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त नहीं कहा जाता है। एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। तो 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, न कि उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट होगा। गलत पूछा जा रहा है, बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से गलत पूछा जा रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। तो पहला इसमें दिया गया, द ट्रॉपिक्स रिसीव द मोस्ट रेनफॉल। बी ऑप्शन है, इन द कोल्ड जोन द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन और राइजेज फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। ऑप्शन सी दिया गया, द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेट जोन कैन बी बोथ एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड। ऑप्शन डी इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जोन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड मॉडरेट। ऑप्शन इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो सी, कटिबंध का तापमान हमेशा स्थिर और मध्यम होता है, ये गलत है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पोलर जोन में जो तापमान होता है वो अत्यधिक ठंडा होता है और यहाँ पूरे वर्ष स्थिर नहीं रहता। यहाँ गर्मी के महीने बहुत लंबे होते हैं, जबकि सर्दियों में कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जोन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है जिसमें चट्टानें और मिट्टी शामिल है। दूसरा ऑप्शन है, वायुमंडल गैस की परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है। और तीसरा इसमें कथन दिया गया है कि जल मंडल में पृथ्वी के सभी जल निकाय जैसे महासागर, नदियां, झीलें और भूमिगत जल शामिल है। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो कथन 1 में लिखा गया है कि लिथोस्फीयर पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है जिसमें चट्टानें और मिट्टी शामिल हैं। और एटमॉस्फेयर क्या है? तो गैस की परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है। और हाइड्रोस्फीयर क्या है? पृथ्वी में सभी जल निकाय जैसे महासागर, नदियां, झीलें और भूमिगत जल शामिल है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये छोटी सी इनकी डिफिनीशन दी गई कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो इज अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग रॉक एंड सॉयल। और एटमॉस्फेयर की ये डिफिनीशन इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स ऑफ द अर्थ। एंड हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो इंक्लूड्स ऑल द अर्थ्स वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, रिवर्स, लेक एंड ग्राउंड वाटर्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीवमंडल वह क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु एक साथ मिलते हैं और जीवन संभव है। ठीक है। ऑप्शन जो दूसरा दिया गया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और तीसरा दिया गया है, अंटार्कटिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 1 और 2 सही होगा। एक्सप्लेनेशन। तो कथन 1 में, बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु एक साथ मिलते हैं और जीवन संभव हो पाता है। कथन 2 ये भी सही है, एशिया जानते हैं आप विश्व का सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। अंटार्कटिका पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, न कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में क्या लिखा है, अंटार्कटिका इज लोकेटेड एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर का भाग है। इसके बाद इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, द एटमॉस्फेयर हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन 2 है इसमें, द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स वाटर सच एज आइस वाटर एंड वाटर वेपर्स। और तीसरा दिया गया है,
द गैसोस्फीयर इंक्लूड्स ओनली रॉक नॉट सॉइल। आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, एक और दो दोनों सही है। गैसोस्फीयर इंक्लूड्स ओनली रॉक नॉट सॉइल, मतलब भूमंडल में केवल चट्टाने शामिल हैं, मिट्टी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो देखने से ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ये करेक्ट है, एक और दो सही है। एक्सप्रेशन इसका देख लेते हैं। तो कथन एक सही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, 78%, जो सबसे अधिक है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, बर्फ, जल और जलवाष्प शामिल हैं। और कथन तीन गलत क्या है कि वही भूमंडल में चट्टानों के साथ साथ क्या होगा, मिट्टी भी शामिल होगी। ठीक है, तो ये पूरे 20 क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू थे जियोग्राफी से। तो ये हमारा आज पहला सेशन था। डे बाय डे ये आपको रोज 20 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट मिलेगा, जिसका कि आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो बेसिक प्रश्न है एनसीईआरटी से रिलेटेड। आपने अगर इनको एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके लिए फिर आसान है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो किसी किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन इसमें मिल सकता है। ठीक है, बाकी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाँ, ये बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और इसके बारे में कमेंट करिएगा। क्वेश्चंस कैसे हैं इसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसकी पीडीएफ आपको सारी वहीं शेयर होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।